नमस्कार साथियों, हम लोग जो है बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे आज। ये पीसीएस का पेपर है और हमने आपसे कहा था, आप लोगों का बहुत लोगों का डिमांड था कि जो है पॉलिटी में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और डी और ई ऑप्शन में भी जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए बीपीएससी का जो पीसीएस वाला प्रीवियस ईयर पेपर है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। TRE 1 TRE 2 का पॉलिटी का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करा दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में कराए हैं और अब जो है पीसीएस का जो पेपर है उसका हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और संविधान जो है कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। नोट कर लीजिएगा कि कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को जो है तैयार हुआ था। ये दो फैक्ट हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर भारतीय संविधान में शामिल हैं, तो भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। ऐसे तो देखेंगे तो हो जाएगा लगभग 400 से ऊपर अनुच्छेद हैं, लेकिन वो इसके पार्ट हैं। और भाग कितने हो जाएंगे, 25 भाग हो जाएंगे। लेकिन आपको जो है याद क्या रखना है कि मूल रूप से जो अभी मतलब इस समय है वो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। और इसके पार्ट डिवाइड हैं, मतलब 22 से 25 हो जाता है क्योंकि ए जोड़ा गया है, जैसे 9th A 9th B करके है। और ऐसे अनुच्छेद में भी जो है A B करके जोड़ा गया है। तो ऐसे बृहद रूप में देखेंगे तो 400 से ऊपर अनुच्छेद हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो ऑप्शन में आपका ये रहता है तो आप यही टिक के रहिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में है, ठीक है, 300 आर्टिकल्स, 350 आर्टिकल्स, तो ये दोनों गलत हो जाएगा आपका। और सही कौन सा होगा आपका, ये 400 से अधिक आर्टिकल्स, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि कितना अनुच्छेद है। वैसे तो 395 अनुच्छेद गिनती के हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर जो उसके पार्ट को भी गिनती करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करें संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संघीय सूची कितनी है। तो संघीय सूची जो है 97 है और इस समय कितना हो गया, 98 हो गया है। ठीक है, राज्य सूची कितना है, तो राज्य सूची की जो है ये है आपकी 66 प्रविष्टियाँ कितनी हैं, ये देखिए 66 प्रविष्टियाँ हैं। और समवर्ती सूची का 47, लेकिन अब 66 से ये घटकर कितना हो गया है, राज्य सूची का 59 हो गया है और समवर्ती सूची का कितना हो गया, 52 हो गया। देखिए जैसे दिया हुआ है इसमें। वर्तमान में देखिए संघीय सूची के कितने हैं, 98 हैं और राज्य सूची के 59 हैं और समवर्ती सूची के 52 हैं। और ये सूची किस में दिया है, तो 7वीं अनुसूची में। नोट कर लीजिएगा, संविधान की 7वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि संघीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, तीनों में से किसी का भी पूछ लेगा। तो ये किस में है, 7वीं अनुसूची में है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि किस में है, तो 7वीं अनुसूची में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। ठीक है, तो समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अब ये जो है पूछा है कि विचारानुसार क्रम दीजिए। अब आप लोगों को इसको देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है प्रस्तावना की बात कर रहा है। तो प्रस्तावना में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सार्वभौमिक दिया है नंबर 1 पर। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, फिर जो है आपका समाजवादी दिया है। फिर तीसरा क्या दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्ष। और चौथा क्या दिया हुआ है, प्रजातांत्रिक। तो जो ऑप्शन इसमें सही हो वही लगा दीजिए। तो इसका जो है ए ऑप्शन होगा। ठीक है, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में ही जो है आपको ये मिल जाएगा। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो संशोधन आपका क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कब हुआ था, 1976 हुआ था। ठीक है, 1976 में जो है ये जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन में और क्या क्या हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सुधार हुए थे। जैसे कि आप लोग जो है देखिएगा इसको, इसका लिस्ट में वैसे PDF आपको जो है या पिक्स जो है इसका भेज दूंगा, इस संविधान संशोधन का
आप लोग जो है मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए टेलीग्राम वाले, उसमें मैं भेज दूंगा, आप लोगों को नोट कर लीजिएगा, वहाँ से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अपने हिसाब से जो नोट कर लीजिएगा। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और 74वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1992। और ये किससे रिलेटेड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पालिका नगर निकायों से संबंधित जो है उससे रिलेटेड है, मतलब स्थानीय शासन से रिलेटेड है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाइएगा इसका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी दिया हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 7वां, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ठीक है, मान लीजिए नया राज्य बनाना है तो संवैधानिक संशोधन कैसा चाहिए? साधारण चाहिए इसमें। ठीक है, साधारण संशोधन क्या होता है? साधारण बहुमत क्या होता है कि आधा और +1, जितनी संख्या है सदन में उपस्थित रहने वाले सदस्यों की, उनका आधा और +1। ठीक है, 2/3 उपस्थित जो रहते हैं उनका मतलब 2/3 रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी इसमें राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कितना बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिक को प्राप्त हैं और कुछ ऐसे हैं जो सभी को मतलब तो नागरिकों को और गैर नागरिकों को। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो 19(1)(a) के तहत दी गई है। ठीक है, 19(1)(a), तो ये किसको प्राप्त है? ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। कानून की समझ क्षमता सभी को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये किसको? नागरिकों को। और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण किस में है? 21 में है, आर्टिकल 21 में है। तो जो है ये किसको प्राप्त है? ये सभी को प्राप्त है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार ये केवल जो है नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आप लोग ये भी देख लीजिए कि किस आर्टिकल में है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण किस में है? अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, कानून के समझ क्षमता किस में है? आर्टिकल 14 में है। ठीक है, अनुच्छेद। और ये किस में सब दिया है? ये अधिकार सब किस में दिए हैं? भाग 3 में। टोटल मौलिक अधिकार किस में दिया है? तो भाग 3 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पूरा दिया हुआ है, ये किस में है? भाग 3 में। ठीक है, मौलिक अधिकारों का अगर जो हनन होगा तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ... के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा? ये आर्टिकल 19(1)(a). ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में ही जो है ये निहित है। संविधान का अनुच्छेद 14 आपको बताएं, विधि के समझ क्षमता। और संविधान का अनुच्छेद किससे है? तो जो है ये 21, ये जीवन एवं स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और संविधान का अनुच्छेद 25 किस में है? तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जो है जोड़ा गया? तो ये देखिए 1 अप्रैल 2010। ठीक है, कौन सा संशोधन था? तो 86वां, नोट कर लीजिए इसको, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो है ये शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? आर्टिकल 21 में जो है ए पार्ट जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 में ए पार्ट जोड़ा गया था और इसमें कहा गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा कौन देगा? राज्य देगा। ठीक है, ये मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ठीक है, देखिए अब अगर जो मान लीजिए एक ही ऑप्शन लगाना होता आप लोगों को, तब अगर जो इसमें लगाते तो क्या मौलिक अधिकार में कौन सा आपको शामिल दिख रहा है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, लेकिन चूंकि अगर जो और गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे सूचना का अधिकार भी जो है 19(1)(a) में कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बीपीएससी जो है दोनों माना है, तो आप दोनों मान लीजिएगा इसको। ठीक है, कि दोनों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार भी और सूचना का अधिकार, क्योंकि सूचना का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। ठीक है,
अब फिर क्वेश्चन आया है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। ठीक है, तो भाग 4 किस चीज़ के लिए है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी ऐसे लिख लीजिए, डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व दोनों लिख सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन उसमें दिया हुआ है, समान नागरिक संहिता यानी कि आर्टिकल कौन सा बताइए, आर्टिकल 44। ठीक है, और समान कार्य के लिए समान वेतन तो ये किस में दिया है, तो 39A में। ठीक है, बाकी ना तो छोटे परिवार का मानदंड दिया है ना तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। क्यों, क्योंकि ये जो है किस में आ जाएगा, ये तो मूल अधिकार का आ जाएगा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा वाला, और बाकी ये दोनों जो है आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। नोट कर लीजिए ये, सॉरी इसको देख लीजिएगा, ये प्राथमिक स्तर पर देखिए, वहाँ पर मात्र प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का प्रावधान है, और मातृभाषा में अगर जो शिक्षा की बात की जाएगी तो ये अनुच्छेद 350 का है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और ये 39 कहा में समान कार्य के लिए समान वेतन। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और कब हुआ था, 1976 में। और किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं आप लोगों को बताया था इसमें जब सॉल्व करा रहा था टीआरई वाला, तो 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस समय मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मूल रूप से 10 थे, अब इस समय वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और किस जो है भाग में है, तो 4A। ठीक है, भाग भी नोट कर लीजिएगा कि नीति निर्देशक तत्व के बाद में है, तो यानी 4 का ऐसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक के तत्व के बाद में है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि मंत्रियों के द्वारा भी करते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा भी करते हैं, लेकिन नहीं, इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ये सीधे अपने अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग फंस सकते थे इस क्वेश्चन में कि मंत्रियों के द्वारा भी तो करते हैं, लेकिन नहीं, राष्ट्रपति मंत्री केवल सलाह देते हैं। ठीक है, करना मतलब सलाह देते हैं, भले ही सारा चीज़ मंत्री ही करते हैं, लेकिन माना ऐसा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसकी बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ये जो है राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है, अनुच्छेद जो है 52 में होगा। ये देखिए, समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, अनुच्छेद 52 में और 53 में। 52 और 53 जो है इससे रिलेटेड है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों पद खाली हैं तो कौन बैठेगा उस पर, भारत का मुख्य न्यायाधीश बैठेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12वां। नोट कर लीजिए, बारहवें राष्ट्रपति के रूप में जो है इन्होंने शपथ लिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। आप लोग राष्ट्रपति का जो है लिस्ट एक मैं PDF में भेज दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा कि पहले नंबर पर कौन आया था, दूसरे नंबर पर कौन आया था, तीसरे नंबर पर। उससे जो है आप लोगों का एक क्वेश्चन तो निश्चित है कि आ सकता है। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो देखिए, कोई भी विधेयक जाता है संसद में तो संसद में तो पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उससे अपना सहमति नहीं देता है, ठीक है, तब तक वो अधिनियम नहीं बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। और ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 111 में। ठीक है, अनुच्छेद 110 किससे है, धन विधेयक से। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 110 किससे है, धन विधेयक से। देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और सारा कराऊंगा। पॉलिटी का जो है बहुत लोगों को समस्या थी कि पॉलिटी का जो है प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो पा रहा है,
तो उसके लिए जो है मैंने सोचा कि करा देते हैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिस। इस समय जितना हो सके उतना क्वेश्चन आप लोग देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हामिद अंसारी को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। ठीक है, मैं दोनों का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का दे दूंगा, आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, इनका भी 12वां क्रमांक। देखिए 2 क्वेश्चन मिला इसमें ही, और आयोग ही पेपर बनाता है उसका भी, पीसीएस का भी, और बीपीएससी आयोग जो है इसका भी बनाएगा। तो मानकर चलिए कि जो है क्वेश्चन मिलेंगे आपको। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो जो है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल। कौन होगा? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, कोई नहीं ले सकता है, अटॉर्नी जनरल जो है इसमें भाग ले सकते हैं। देखिए अनुच्छेद भी दिया होगा इसमें, अनुच्छेद 88, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है कि जो है ये भाग ले सकता है अटॉर्नी जनरल या वो महान्यायवादी। ठीक है, और ये कब तक अपना पद ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को इसको पदच्युत करने का अधिकार है, यानी राष्ट्रपति इसे हटा सकता है। फिर एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, अभी हम आप लोगों को बताए हैं, कौन? महान्यायवादी। ठीक है, कौन हो जाएगा? महान्यायवादी। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है यदि वह सदन से लगातार, ठीक है, की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो इसका 60 दिन होता है, 2 माह, याद रखिएगा। अगर 60 दिन से जो है लगातार कोई जो है सांसद अगर सदन में नहीं जाता है तो उसका जो है सीट रिक्त मान लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कितना? 2 माह या 60 दिन, को कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे 2 माह चाहे 60 दिन। राज्यसभा में सदस्य होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, देखिए सी वाला ऑप्शन इसमें होगा ज़रूर, ये सी वाला ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद कितने में? 80 में है, और कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा के? तो 250। ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है, ये क्वेश्चन पूछा है, समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने का विषय नहीं। ये क्वेश्चन TRE 2 में पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होकर गलत किए, वो लोग 6 वर्ष लगा दिए, लेकिन 6 वर्ष जो है क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 वर्ष अगर पूछता राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, ठीक है, तब 6 वर्ष हो जाता, लेकिन चूंकि पूछा है कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, यानी ये अस्थायी सदन है। लोकसभा आपका भंग हो जाता है, हर 5 साल बाद लोकसभा जो है भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा आपका क्या है? अस्थाई है। राज्यसभा क्या है आपका? अस्थाई। तो ये कभी भी जो है भंग नहीं होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है TRE 2 में, इसलिए ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, फिर से रिपीट हो सकता है। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ठीक है, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष किसको बोलते हैं हम लोग? सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और लोकसभा का अध्यक्ष तो जो है लोकसभा से ही जाता है। जैसे इस समय ओम बिरला जी थे, तो जो है वो लोकसभा के सदस्य भी हैं और अध्यक्ष भी। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। ठीक है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये ऑप्शन आपका गलत है। कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? देखिए सही नहीं का मतलब पहले जान लीजिए, सही नहीं को आप लोग वहीं पर काट कर पहले लिख लीजिए कि गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती कभी नहीं, धन विधेयक की शुरुआत कहाँ पर होती है? लोकसभा में होती है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत कहाँ पर होती है? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होता है धन विधेयक का शुरुआत।
धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो देखिए कहाँ पर पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में। धन विधेयक के मामले में जो है लोकसभा बहुत पावरफुल है। और ये किस अनुच्छेद में दिया है, तो 109 में दिया है, 109 110, ठीक है, दोनों रिलेटेड हैं। धन विधेयक से रिलेटेड 109 और 110 दोनों हैं। लेखा अनुदान बना है, ठीक है, तो लेखा अनुदान कब बना है, जब बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, जैसे बजट पारित होना अभी लंबित है तो उसके पहले लेखा अनुदान बना लेते हैं, ठीक है, कि इतना इतना जो है पहले ही निकाल लिया जाए। देखिए इसमें दिया हुआ है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ठीक है, तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगी, तो ये जो है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं, तो नोट कर लीजिएगा 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। 22 में भी जो है इतना ध्यान रखिएगा कि 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जानते हैं, वही क्या अपनी रिपोर्ट वो करता है, तो लोक लेखा समिति उसी पर जो है अपना पूरा रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है। फिर निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए पहले इसको लिख लीजिए, क्या कौन सा कथन गलत है। देखिए बहुत लोग जो है इसी में गलत कर देते हैं क्योंकि उनको स्टेटमेंट समझ में ही नहीं आता है कि हमको सही लगाना था कि गलत लगाना था। इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है कि जैसे ही आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिले, जैसे आप लोगों में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेरा सब कुछ तैयार रहता है लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चन कम हो जाते हैं, तो यानी कि आप लोग कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो सही नहीं लिखा है तो इसको सबसे पहले क्या लिख लीजिए कि गलत है। कौन सा कथन गलत है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है, सही है, क्यों, क्योंकि 28 जनवरी 1950 को, डेट भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 8 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। उद्घाटन कब हुआ था, 8 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर जो है क्या है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि कोर्ट मार्शल को भी नहीं छोड़ता है, यानी कोर्ट मार्शल की भी सुनवाई कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। देखिए सशस्त्र सेना न्याय पहले था लेकिन जो है बीच में 2007 में एक प्रावधान आया, क्योंकि ये क्वेश्चन और भी जगह पर मैंने देखा था, तो उसमें देखे थे कि जो है एक नया अधिनियम आया था 2007 में, उसमें ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट मार्शल को भी जो है अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहीं सबसे मिलेंगे, आप लोग परेशान नहीं होइए, बहुत आराम से जो है जैसा बता रहे हैं वैसा करते जाइए। एक्स्ट्रा जानकारी जो मिल रही है उसको कहीं नोट कर लीजिए और उसी का अध्ययन करिए। आप लोगों का आराम से जो है 35+ जो है 40 में से आ जाएगा, ठीक है। और पीआरटी वालों को तो सारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य सरकार का जो है कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल। जैसे संघ सरकार का, भारत सरकार का कौन सा होता है, तो राष्ट्रपति होता है और इसमें राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो 154 है, अनुच्छेद 154। फिर एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, ठीक है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा, राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। और अपॉइंट किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दोनों किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, ना कि राज्यपाल के द्वारा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, ठीक है। तो चलित न्यायालय कौन है, PN भगवती। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये BPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, आ चुका है, कई बार पूछा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। मोबाइल कोर्ट यानी चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है, न्यायमूर्ति भगवती। उन्होंने कहा था कि मतलब एक डाक से भी मेरे पास अगर जो कोई अपील आएगा तो मैं उसकी सुनवाई करूँगा। इस हद तक जो है सुधार लाए थे PN भगवती जी। तो
देखिए फिर जो है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 352। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब होगी, अनुच्छेद 352 के अनुसार। अब 352 और 356 एक है, तो उसमें राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। 352 कब किया जाएगा, जब सशस्त्र विद्रोह होता है, ठीक है, या बाह्य आक्रमण होता है, तब जो है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और ये किस पूरे भारत क्षेत्र के लिए किया जा सकता है या किसी भी एक क्षेत्र के लिए किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन ये घोषणा की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से, ठीक है। पहले 21 वर्ष था और अब जो है इस संशोधन से क्या किया गया, 18 वर्ष कर दिया गया है। अब जो है मतदान करने की न्यूनतम उम्र कितनी है, 18 वर्ष। अब पंचायतों में चुनाव लड़ने की उम्र कितनी है, 21 वर्ष। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रहे हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए या चुनाव लड़ने का, तो 25 वर्ष। लोकसभा का 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का बनने के लिए कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष। नोट कर लीजिए इसको। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, ठीक है, तो कितनी संख्या है, देखिए इसमें 18। पहले शुरू में 18 थी, लेकिन अब जो है कितनी है, 22 है। इस समय 22 है, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन हमको लगता है, तो 22 है, इसको नोट कर लीजिएगा। 22 है इस समय, तो इसमें से कोई नहीं सही होगा, उसको छोड़ दीजिए। CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ठीक है, अब देखिए इसमें बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, क्योंकि अशोक मेहता समिति भी थे, लेकिन उन्होंने 2 प्रणाली का बात किया था। ठीक है, और लेकिन बलवंत राय मेहता ये किसके थे, ये जो है 3 त्रिस्तरीय चाह रहे थे। ठीक है, और पहला जो है कौन सा था ऐसा, तो नागौर में पहला जो है स्थापित पंचायत था 1959 में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, त्वरित निर्णय सही है, मतलब सही नहीं है कि कौन सा गलत है ऐसे कह लीजिए। लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता, तो यही सी वाला हो जाएगा, ये इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए क्या रहना चाहिए, त्वरित निर्णय रहना चाहिए, लचीलापन भी रहना चाहिए, कानून की एकरूपता भी रहनी चाहिए कि सभी जगह एक समान कानून रहे, और बड़े देशों के लिए आदर्श ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो अलग चीज़ हो जाता है इससे। ठीक है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण की सिफारिश किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति। विकेंद्रीकरण का मतलब यही होता है कि जैसे केंद्र पर शासन है, राज्य स्तर पर शासन है, वैसे क्या होना चाहिए, स्थानीय स्तर पर भी शासन होना चाहिए। तो स्थानीय स्तर पर भी जो होना चाहिए, तो इसके लिए कौन किया था, बलवंत राय मेहता समिति। तो देखिए आज का अभी का इतना ही रखते हैं, फिर आगे और जो है हम आप लोगों के लिए कराएंगे। ये पूरा जो है सीरीज चलेगा। आप लोग अगर जो पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो इससे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस से जो है आप लोगों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं एडिशनल इसमें ऐड करता रहूँगा, और इन सब की PDF वगैरह अगर जो आपको लेना है तो मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, वो मैं कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ उसका लिंक, आप वहाँ से ऐड हो जाइए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसका पूरा PDF में जो है इसका दे दूंगा। जैसे जैसे चलता रहेगा आप लोग रिवाइज करने के लिए ज़रूर PDF को जो है देखते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर जो आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, और आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो जो है मैं बनाता रहूँगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।